गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 33 पर आपसे चर्चा की। लेसन नंबर 33 हमने स्टार्ट किया जिसका नाम था डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, मानव में भ्रूणीय विकास। देखिए, इसमें हमने सबसे पहले आपसे बात की थी कि भ्रूणोद्भव क्या है। हमने एक सिंपल बड़ी सी भाषा बताई, भ्रूण प्लस उद्भव। ठीक है, अर्थात भ्रूण के निर्माण की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। या हमने आपको दूसरी परिभाषा बताई थी कि युग्मनज में कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन के पश्चात भ्रूण के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? भ्रूणोद्भव कहा जाता है। भ्रूणोद्भव के बाद हमने आपसे बताया कि निषेचन के पश्चात जो युग्मनज बनता है, ठीक है, निषेचन के पश्चात जो युग्मनज होता है वो एक कोशिकीय होता है। ये युग्मनज क्या है, इसका क्या है, निर्माण कहाँ हुआ है, यानी कि निषेचन की जो क्रिया है वो मादाओं के अंदर कहां पर पूर्ण हुई है? अंडवाहिनी में पूर्ण होती है। अंडवाहिनी में क्रिया पूर्ण होने के पश्चात जैसे ही ये अंडा, ठीक है, अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर क्या होता है? गति करता है। अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर गति करता है, वैसे इसके अंदर क्या होता है? इस निषेचित अंडे के अंदर, इस युग्मनज के अंदर क्या होता है? कोशिका विभाजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इस निषेचित अंडे के अंदर जो समसूत्री विभाजन होता है, प्रारंभिक रूप से जो विभाजन होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे वितलन कहा जाता है। कौन सी क्रिया कहा जाता है? वितलन की क्रिया कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि वितलन क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है कि युग्मनज में आरंभिक अवस्था में होने वाले कोशिका विभाजन को वितलन की क्रिया कहते हैं। ये युग्मनज है और इस युग्मनज में आरंभिक अवस्था में जो कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन हमेशा कौन सा होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और इस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या है? यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। मैंने आपको बताया निषेचन की क्रिया जो 24 से 30 घंटे में होती है, अर्थात पहले दिन निषेचन की क्रिया होगी तो दूसरे दिन यहाँ पर वितलन की क्रिया उस मादा के अंदर प्रारंभ होगी। उस मादा के गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय में नहीं होगी, अंडवाहिनी से जैसे ही निषेचित अंडा किस ओर गति करेगा? गर्भाशय की ओर गति करेगा, तो उस अंडे के अंदर, उस निषेचित अंडे के अंदर कोशिका विभाजन की क्रिया होगी जिसे वितलन की क्रिया कहते हैं, और ये दूसरे दिन होती है। और यहाँ पर कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है? दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक कोशिका आकार में बड़ी होती है, दूसरी कोशिका आकार में छोटी हो जाती है, छोटी होती है। इस बड़ी कोशिकाओं में पुनः विभाजन होता है, यहाँ पर दो कोशिकाएं बन जाती हैं, और इस तरीके से तीसरे दिन यहाँ पर कुल मिलाकर के कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है? 16 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और युग्मनज में 16 कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तूतक कहा जाता है। और तूतकों के निर्माण की क्रिया को तूतक भवन या मॉरुलेशन कहा जाता है। तूतक क्या है, मॉरुला क्या है? मैंने आपको बताया कि युग्मनज में तीसरे दिन निरंतर रूप से कोशिका विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 16 कोश की अवस्था का निर्माण होता है जिसे तूतक कहा जाता है। और तूतक के निर्माण की क्रिया को तूतक भवन कहा जाता है। तूतक की जो संरचना होती है वो बॉल के समान होती है, गेंद के समान होती है, जो कैसी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती है? ये ठोस अवस्था के रूप में क्या है? पाई जाती है। ठीक है, तूतक के बाद हमने आज जो आपसे चर्चा करेंगे वो बात करेंगे कोरक भवन क्या है। कोरक भवन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ब्लास्टुलेशन और गैस्टुलेशन पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज देखिए हम बात करेंगे ब्लास्टुलेशन एंड गैस्टुलेशन। पहले हम फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। ठीक है, क्लास 12th लेसन नंबर आपको बता दिया है। ये लेसन नंबर चल रहा है हमारा 33 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन
और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लास्टुलेशन। ये पहला टॉपिक है आज का, ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोरक भवन क्या है। देखिए ये तूतक है और इस तूतक में निरंतर रूप से क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है, ठीक है। और जब इस तूतक में निरंतर रूप से कोशिका विभाजन होगा तो यहाँ पर घनाकार कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। इस तरीके से घनाकार कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से घनाकार कोशिकाओं का निर्माण होगा और इस घनाकार कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, कोरक भवन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरक भवन, या हम इसे कोरक पुटी कहते हैं। तो तूतक से कोरक पुटी के निर्माण को, तूतक से किसका निर्माण हुआ है, कोरक पुटी का। तूतक से कोरक पुटी के निर्माण को क्या कहा जाता है, कोरक भवन या ब्लास्टुलेशन कहते हैं। तूतक से कोरक के निर्माण की क्रिया को, तूतक से कोरक या कोरक पुटी के निर्माण की क्रिया को कोरक भवन कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोरक भवन का निर्माण या ब्लास्टुलेशन का निर्माण कैसे होता है। तो तूतक से कोरक पुटी का निर्माण हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हुआ है। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कैसे होता है, देखिए तूतक जो होता है उसमें निरंतर रूप से क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर घनाकार कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये घनाकार जो कोशिकाएं होती हैं, ये घनाकार कोशिकाएं होती हैं, ये कैसी हो जाती हैं, चपटी हो जाती है। जब ये घनाकार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, जब इनमें कोशिका विभाजन होता है तो ये घनाकार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, चपटी हो जाती है। और इन चपटी कोशिकाओं को कौन सी कोशिका कहा जाता है, पोस्ट कोरक कोशिका कहा जाता है। इंग्लिश में पोस्ट कोरक कोशिका को ट्रोफोब्लास्ट सेल भी कहा जाता है। कोरक भवन मैंने आपको बताया है कि कोरक भवन, कोरक पुटी का निर्माण हो गया और इस कोरक पुटी के अंदर क्या है, घनाकार कोशिका। ये घनाकार कोशिका जब कैसी कोशिकाओं में चेंज हो जाए, चपटी कोशिकाओं की परत के रूप में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, पोस्ट कोरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे पोस्ट कोरक कहा जाता है। इस तरीके से पोस्ट कोरकों का क्या हो गया है, यहाँ पे निर्माण हो गया है, ठीक है। ये पोस्ट कोरक का क्या हो चुका है, निर्माण हो गया है। पोस्ट कोरक जो होता है वो क्या काम करता है, कोरक पुटी को गर्भाशय की, ध्यान से सुनना, क्या काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है पोस्ट कोरक का। पोस्ट कोरक जो होता है वो कोरक पुटी को, पोस्ट कोरक जो होता है वो कोरक पुटी है। ये इस कोरक पुटी में इतना सा चेंज हुआ है कि यहाँ पे जो घनाकार कोशिकाएं थी वो किस में बदल गई है, चपटी कोशिकाओं में, फ्लैट सेल्स के अंदर बदल गई है। और एक फ्लैट चपटी कोशिकाओं की यहाँ पर एक परत का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पोस्ट कोरक कहते हैं। और पोस्ट कोरक की जो कोशिका होती है, मैं आपको बता दूं, ये पोस्ट कोरक की कोशिका क्या करती है, भ्रूण को गर्भाशय में, पोस्ट कोरक की जो कोशिका होती है वो भ्रूण को गर्भाशय में क्या करती है, गर्भाशय की एपिथेलियम से चिपकाने में क्या होती है, सहायक होती है। तो पोस्ट कोरक की कोशिका कोरक पुटी को गर्भाशय की एपिथेलियम से चिपकाने में क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। जैसे ही पोस्ट कोरक की कोशिका किसमें चली जाती है, गर्भाशय गुहा के तरल में पहुंच जाती है, या हम कहें कि तूतक की कोशिका जब गर्भाशय गुहा के तरल के अंदर पहुंच जाती है तो इस कोरक पुटी के अंदर जो आंतरिक कोशिकाओं का समूह होता है वो यहां से पृथक हो जाता है। जब आंतरिक कोशिकाओं का समूह यहां से पृथक हो जाता है तो यहाँ पर एक गुहा का निर्माण हो जाता है। इस गुहा को क्या कहा जाता है, कोरक गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरक गुहा या ब्लास्टोसील के नाम से जाना जाता है। इस कोरक गुहा के अंदर जैसे जैसे तरल पदार्थ बढ़ता जाता है, इस कोरक गुहा में जैसे जैसे तरल पदार्थ बढ़ता जाता है वैसे वैसे कोरक गुहा का आकार क्या होता चला जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि तूतक की जो कोशिकाएं होती है या तूतक होता है वो गर्भाशय स्राव के अंदर जाने के पश्चात, ठीक है, इस कोरक पुटी के अंदर क्या है, जो कोशिकाओं का आंतरिक समूह होता है वो यहां से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। और जब ये पृथक हो जाता है तो इस कोरक पुटी के अंदर क्या बन जाती है, गुहा बन जाती है।
जिस गुहा को कोरक गुहा कहते हैं। कोरक गुहा में जैसे जैसे तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके अंदर क्या होता है, कोरक गुहा का जो साइज होता है, आकार होता है, वो बढ़ता हुआ चला जाता है। क्लियर बात है यहां तक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये चौथे दिन की घटना होती है। निषेचन के चौथे दिन क्या होता है, यहाँ पर ये सारा कार्य होता है। कोरक पुटी जो होती है वो गर्भाशय गुहा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि यहाँ के बाद क्या होगा, 5वें, 6ठे और 7वें 8वें दिन, यानी कि 4 दिनों के अंदर क्या होता है कि ये कोरक पुटी जो होती है, ठीक है, ये कोरक पुटी होती है, ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम होती है और गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से कोरक पुटी की जो पोस्ट कोरक कोशिका होती है वो चिपक जाती है, जिस क्रिया को रोपण की क्रिया के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे इम्प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। इम्प्लांटेशन के नाम से क्या है, जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि रोपण क्या है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि कोरक पुटी की कोशिका, कोरक पुटी की जो कोशिका होती है, ठीक है, या कोरक पुटी में उपस्थित पोस्ट कोरक कोशिका जो होती है वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की भित्ति से क्या हो जाती है, चिपक जाती है, जिसे रोपण की क्रिया कहा जाता है। जिसे कौन सी क्रिया कहा जाता है, रोपण की क्रिया कहा जाता है। तो रोपण की परिभाषा क्या हुई कि पोस्ट कोरक पुटी में उपस्थित पोस्ट कोरक की कोशिका गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की भित्ति से क्या हो जाती है, चिपक जाती है, जिसे रोपण कहते हैं। और इसके पश्चात क्या है कि पोस्ट कोरक की जो कोशिका होती है वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम भित्ति से क्या है, अंतर संबंधित हो जाती है, यानी कि दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाता है, एक अंतर संबंध स्थापित हो जाता है, जिस क्रिया को क्या कहा जाता है, आरोपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरोपण कहा जाता है। आरोपण की परिभाषा क्या हुई कि कोरक पुटी की कोशिका जो होती है वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की भित्ति से क्या बना लेती है, एक घनिष्ठ संबंध बना लेती है, या कोरक पुटी की कोशिका गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की भित्ति से अंतर संबंधित हो जाते हैं, इंटरक्लोज्ड हो जाते हैं, इंटर रिलेटेड हो जाती है, जिस क्रिया को क्या कहा जाता है, आरोपण कहा जाता है। ठीक है, रोपण और आरोपण की क्रिया जो होती है वो 7वें 8वें दिन होती है। ठीक है, निषेचन के 7वें 8वें दिन रोपण की क्रिया होती है। ठीक है, तो रोपण आपके समझ में आ गया होगा, रोपण क्या है। रोपण के पश्चात क्या होता है कि ये क्या है, यहां पर कोशिकाएं क्या होती हैं, ये विभेदित होती है। ठीक है, इन कोशिकाओं के अंदर कोरक पुटी की जो कोशिका होती है, ब्लास्टोसील जो होती है, इसके कोशिकाओं में विभेदन होता है और विभेदन होने पर यहाँ पर 3 कोशिकीय स्तरों का निर्माण हो जाता है। सबसे पहला जो कोशिकीय स्तर होता है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म का निर्माण होता है, और एंडोडर्म का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य में किसका निर्माण हो जाता है, मेसोडर्म का निर्माण हो जाता है। अर्थात इस भ्रूणीय अवस्था में क्या है कि कोशिका के अंदर विभेदन हुए। ठीक है, इस कोरक पुटी की कोशिकाओं में जब विभेदन हो जाता है तो यहाँ पे 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। पहला जनन स्तर को एक्टोडर्म बोलते हैं, दूसरे को एंडोडर्म बोलते हैं, तीसरे को मेसोडर्म बोलते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य में क्या पाया जाता है, मेसोडर्म पाया जाता है। यानी कि भ्रूणीय अवस्था में 3 जनन स्तरों के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, गैस्टुला भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैस्टुला भवन कहा जाता है। आपको पता लग गया है गैस्टुलेशन किसे कहते हैं, गैस्टुलेशन। नेक्स्ट टर्म आ गई हमारे पास, गैस्टुलेशन। ठीक है, यानी कि कोरक पुटी की कोशिकाओं के द्वारा जब एंडोमेट्रियम की भित्ति से अंतर संबंध स्थापित हो जाता है तो यही क्या है, जो भ्रूण होता है वो यहाँ पर क्या बना लेता है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं आपस में क्या काम करती हैं, वो कोशिकाएं जो होती हैं वो विभेदित होती हैं, डिफरेंशिएटेड होती है, और डिफरेंशिएट होने के पश्चात यहाँ पर 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। और कोशिका विभेदन के पश्चात 3 जनन स्तरों के निर्माण की क्रिया को ही गैस्टुला भवन कहा जाता है।
अर्थात कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के निर्माण की क्रिया को ही गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। या आप कहेंगे कोरक पुटिस के कोरक पुटिस की कोशिका में कोशिका विभेदन के पश्चात 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, जिसे गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। देखिए, गैस्ट्रुलेशन के पश्चात क्या होता है, जब 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है तो ये क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की जो कोशिका होती है वो भ्रूण के अंदर भावी कोशिकांगों का निर्माण करती है, या भावी जो कोशिकाएं होती हैं वो भावी अंगों का निर्माण करती है। ठीक है, और ये अमीबीय गति के द्वारा उन अंगों के निर्माण में क्या होती हैं, सहायक होती है। अमीबीय गति करती है और उस जीव के शरीर में, उस भ्रूण के अंदर जो स्पेसिफिक अंग होते हैं उनके निर्माण में क्या होती हैं, सहायक होती है। अब हम बात करते हैं फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, यानी कि जनन स्तरों का भविष्यता, जनन स्तरों की भविष्यता पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए, जनन स्तर 3 बन गए यहाँ पर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का क्या हो गया है, यहाँ पर निर्माण हो गया है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे हम आपसे कहें कि मानव में हाइपोथैलेमस का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में किस जनन स्तर की कोशिका से होता है, तो आपको बता दें मानव में हाइपोथैलेमस का निर्माण एक्टोडर्म की कोशिका से होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि यहां पर 3 जनन स्तरों का निर्माण हो गया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्टोडर्म के द्वारा, तो हमारा टॉपिक है फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स, जनन स्तरों का भाग्य बोल सकते हैं हम वैसे, और अगर साइंस की लैंग्वेज में बोले तो देखिए जनन स्तरों की भविष्यता, जनन स्तरों की भविष्यता, जनन स्तरों की भविष्यता। फेट का अर्थ होता है भाग्य, लक भी बोल सकते हैं। कि एक्टोडर्म की जो सेल्स होती हैं, देखिए ये गर्भाशय है और इस गर्भाशय के अंदर ये एक्टोडर्म की सेल्स होती हैं इस तरीके की, और ये एक्टोडर्म की सेल्स जो होती है वो मानव के अंदर या भ्रूण के अंदर या भ्रूण का जब परिवर्तन होता है तो वो कौन सी कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है। तो ये एक्टोडर्म की कोशिका मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी, ये एक्टोडर्म की सेल्स हैं, और इन एक्टोडर्म की सेल्स के द्वारा किनका निर्माण किया जाता है। देखो, एक्टोडर्म के द्वारा क्या किया जाता है, भ्रूणीय अवस्था में हमारे शरीर के अंदर किसका निर्माण किया जाता है, त्वचा का। ठीक है, किसका निर्माण किया जाता है, त्वचा का निर्माण किया जाता है। और त्वचा की भी अगर हम बात करें तो किसका निर्माण किया जाता है, त्वचा की 2 भाग होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो इस एक्टोडर्म के द्वारा बाह्य त्वचा का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि भ्रूणीय अवस्था में बाह्य त्वचा का निर्माण किस जनन स्तर की कोशिका के द्वारा होता है, तो एक्टोडर्म की कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, त्वचा के संबंधित जो त्वक ग्रंथियां होती हैं या त्वचा ग्रंथियां जो होती हैं, ठीक है, उन त्वक ग्रंथियों का या त्वचा ग्रंथियों का निर्माण भी किससे होता है, एक्टोडर्म के जनन स्तर से होता है। देखिए, इसके पश्चात हम बात करें मुंह के अंदर जो लार ग्रंथियां होती हैं, उन लार ग्रंथियों का जो निर्माण होता है, सैलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं उनका निर्माण भी एक्टोडर्म के द्वारा होता है। आपसे पूछा जाए कि भ्रूणीय अवस्था में लार ग्रंथियों का निर्माण किस जनन स्तर से होता है, तो एक्टोडर्म के द्वारा होता है। घ्राण उपकला का जो निर्माण होता है, कौन से, घ्राण उपकला का जो निर्माण होता है, घ्राण उपकला का जो निर्माण होता है, ठीक है, वो भी किसके द्वारा होता है, एक्टोडर्म की कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, घ्राण पाली भी बोल सकते हैं। ठीक है, घ्राण पाली का जो निर्माण होता है वो एक्टोडर्म की सेल से होता है। देखिए, इसके बाद हम बात करें तो मानव के शरीर के अंदर जो नेत्र होते हैं, ठीक है, नेत्र जो होता है आपको बता दें, ठीक है,
नेत्र का जो निर्माण होता है, नेत्र के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। नेत्र के 3 पार्ट होते हैं, आप यहाँ पे संरचना देख रहे हैं इस तरीके की। ये सबसे भारी भाग होता है कॉर्निया। कॉर्निया, ये वाली जो संरचना है उसे लेंस बोलते हैं, और ये वाली संरचना कहलाती है रेटिना। क्या कहलाती है? रेटिना। तो आपको बता दो, मानव की आंख के अंदर कॉर्निया, लेंस और रेटिना का निर्माण मुख्य रूप से भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिका के द्वारा किया जाता है, और मीजोडर्म की कोशिका क्या करती है? ये श्वेत पटल और रक्तक पटल के निर्माण की क्रिया में सहायक होती है। अब आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि भ्रूणीय अवस्था में मानव की आंख का सर्वाधिक रूप से भाग किस जनन स्तर के द्वारा निर्माण किया जाता है, तो वो है एक्टोडर्म की कोशिका, क्योंकि एक्टोडर्म की जो सेल्स होते हैं वो भ्रूणीय अवस्था में मानव की आंख की कॉर्निया का निर्माण करती है, लेंस का निर्माण करती है, और रेटिना का क्या करती है? निर्माण करने का कार्य करती है। देखिए, नेत्र के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान से सुनना, मानव के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है, उस तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। खासतौर से मस्तिष्क और मेरु रज्जु का जो निर्माण किया जाता है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु का जो निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? एक्टोडर्म के द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि मानव के मस्तिष्क का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में किस जनन स्तर की कोशिका से होता है, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका से होता है। दूसरा सवाल अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए तो वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए, क्या है कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मानव के अंदर तंत्रिका, ठीक है, जहां पर 2 प्रकार की तंत्रिकाओं का निर्माण होता है, एक चालक तंत्रिका होती है, ठीक है, और दूसरी होती है ऑप्टिक तंत्रिका। चालक तंत्रिका और ऑप्टिक तंत्रिकाओं का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? एक्टोडर्म के द्वारा होता है, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व और कंडक्टिव जो नर्व होते हैं, इन दोनों का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक्टोडर्म की सेल्स के द्वारा होता है। देखिए, इसके बाद हम बताते हैं प्रोटोडियम, ठीक है, इसका निर्माण होता है, या सिनोमोडियम, इन दोनों का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिका के द्वारा होता है। दांतों का जो डेंटाइन होता है, दांतों का जो इनेमल होता है, उस इनेमल का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? एक्टोडर्म के द्वारा होता है। मानव का शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है तो दांतों का इनेमल होता है, जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, Ca3PO4 से क्या होता है? बना होता है, ठीक है। देखिए, एक्टोडर्म के अलावा मैं अगर बात करूं, ध्यान से सुनना, हमारे शरीर की कुछ ग्रंथियों का निर्माण किया जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपीरियर कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। इस हाइपोथैलेमस ग्रंथि का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म की सेल्स के द्वारा होते हैं। पीयूष ग्रंथि का जो अग्रकाय होता है, ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि के निर्माण में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है? कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? एक्टोडर्म की कोशिकाएं सहायक होती है। पीनियल जो ग्रंथि होती हैं, पीनियल ग्रंथियां होती हैं, उनके निर्माण की क्रिया में भी ये एक्टोडर्म की कोशिकाएं सहायक होती है, ठीक है। और लास्ट है आपके अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। देखो, ये कहां पे पाई जाती है? ये हमारे अंदर किडनी होती है, और किडनी के ऊपरी भाग पर ये टोपीनुमा संरचना जो पाई जाती है, ये कहलाती है आपकी एड्रिनल, ठीक है। और एड्रिनल के भी 2 भाग होते हैं, ये बाह्य भाग होगा कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग होगा वो मेडुला। एड्रिनल मेडुला का जो निर्माण होगा वो किसके द्वारा होता है? एक्टोडर्म की सेल के द्वारा होता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में अगर आप पूछें तो वो मेडुला स्तर के द्वारा उसका निर्माण होता है, ठीक है, या मीजोडर्म के स्तर के द्वारा उनका क्या होता है? निर्माण होता है। तो मैंने आपको बताया जनन स्तरों की भविष्यता। ये एक्टोडर्म का जनन स्तर है, वो मानव के भ्रूण में कौन कौन सी चीजों का निर्माण करता है? तो बाह्य त्वचा ग्रंथियों का निर्माण करता है, लाल ग्रंथियों का निर्माण करता है, ग्राणपालियों का निर्माण करता है, नेत्र के कॉर्निया, लेंस और रेटिना के निर्माण में सहायक होता है, तंत्रिका तंत्र के निर्माण में सहायक होता है, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरु रज्जु के निर्माण में सहायक होता है, चालक और ऑप्टिक नर्व के निर्माण में सहायक होता है,
प्रोटोडियम के निर्माण में सहायक होता है, सिनोमोडियम के निर्माण में सहायक होता है, दांतों के इनेमल में सहायक होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और एड्रिनल मेडुला के निर्माण की क्रिया में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मीजोडर्म के द्वारा किन किन का निर्माण किया जाता है, देखिए तो मीजोडर्म स्तर के द्वारा किन किन का निर्माण होता है उन पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मीजोडर्म के द्वारा ये दूसरा जनन स्तर है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मीजोडर्म ये दूसरा जनन स्तर है, इसके द्वारा भ्रूण के अंदर, ठीक है, कौन कौन से कोशिकाओं का या कौन कौन से अंगों के निर्माण में ये सहायक होता है। देखिए, ये मैंने आपको बताया इस तरीके, ये गर्भाशय होता है, ये एक्टोडर्म की कोशिका होती है और ये आपको मैं दिखा रहा हूं ये कौन सी हो गई, इस तरीके से मीजोडर्म का लेयर होता है। ये मीजोडर्म की लेयर्स होती है या मीजोडर्म का स्तर होता है, वो भ्रूण में किन किन का निर्माण करता है। देखिए, पहली बात है कि मीजोडर्म जो होती है वो मानव के शरीर के अंदर पहला काम क्या करती है कि ये भी त्वचा के निर्माण में सहायक होती है। पर मैंने आपको बताया कि त्वचा के दो भाग होते हैं, एक बाह्य त्वचा और एक होती है, एक को बोलते हैं एपिडर्मिस और दूसरे को बोलते हैं डर्मिस। तो ये मीजोडर्म के द्वारा किस वाले त्वचा के कौन से भाग का निर्माण किया जाता है, डर्मिस का निर्माण किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं, आंतरिक त्वचा का निर्माण करती है। साथ में ये संयोजी ऊतकों के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। आपसे पूछा जाए कि संयोजी ऊतकों का निर्माण भ्रूण अवस्था में किस जनन स्तर से होता है, तो मीजोडर्म के द्वारा होता है। पेशी जो ऊतक होते हैं, मस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं, उनका निर्माण भी किसके द्वारा होता है, मीजोडर्म के स्तर के द्वारा होता है। तो डर्मिस का, संयोजी ऊतक का और पेशी ऊतक का, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मानव के अंदर अंतःकंकाल के निर्माण में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। एंडोस्केलेटन के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी कि मीजोडर्म की जो सेल्स होती है वो किसका निर्माण करने में सहायक होती है, एंडोस्केलेटन के निर्माण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। हमने चार चीजों पर आपसे चर्चा कर ली कि भाई मीजोडर्म का स्तर होता है वो भ्रूण अवस्था में डर्मिस का निर्माण करता है, संयोजी ऊतकों का निर्माण करता है, पेशी ऊतकों का निर्माण करता है और अंत में मैंने आपको बता दिया अंतःकंकाल के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए, नेक्स्ट बिंदु पर हम बात करें। देखिए, तो ये मानव के अंदर जो वृक्क होता है, किडनी होती है, ठीक है, जिसको आप गुर्दा भी बोलते हैं, उसके निर्माण में सहायक होता है, मूत्र नलिकाओं के निर्माण में सहायक होता है और जनन नलिकाओं के निर्माण की क्रिया में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। तो मीजोडर्म का स्तर मनुष्य में वृक्क, मूत्र नलिका और जनन स्तरों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए, मानव के अंदर जो प्रजनन तंत्र होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उस जनन तंत्र के निर्माण की क्रिया में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। आपसे पूछा जाए कि भ्रूणीय अवस्था में प्रजनन तंत्र का निर्माण किस जनन स्तर द्वारा होता है, तो मीजोडर्म के जनन स्तर द्वारा होता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए संवहन तंत्र, संवहन तंत्र का जो निर्माण किया जाता है, संवहन तंत्र जिसको बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में मुख्य रूप से आता है हृदय और ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, ठीक है। हृदय और रुधिर वाहिनियों का जो निर्माण होता है वो भी किसके द्वारा होता है, मीजोडर्म के स्तर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मीजोडर्म के स्तर के द्वारा होता है। संवहन तंत्र के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक पर, ध्यान से सुनना। देखिए, संवहन तंत्र के बाद ये क्या है, एड्रिनल मेडुला के निर्माण में, सॉरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए, नोटोकॉर्ड के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। आपको बता दूं, मानव के अंदर तिल्ली होती है जिसको स्प्लीन कहा जाता है। तिल्ली को छोटे बच्चों में क्या कहा जाता है,
शमशान गृह भी कहा जाता है, रुधिर का शमशान गृह कहा जाता है, या लाल रुधिर कणिकाओं का शमशान गृह भी कहा जाता है। तो इस तिल्ली का जो निर्माण होता है वो मेसोडर्म की सेल से होता है। तो आपको मैंने बताया कि मेसोडर्म के जनन स्तर के द्वारा मानव के भ्रूण में किन किन का निर्माण होता है। तो अंतः त्वचा का निर्माण होता है, संयोजी ऊतकों का निर्माण होता है, पेशी ऊतकों का निर्माण होता है, अंतः कंकाल का निर्माण होता है, वृक्क, मूत्र नलिका, जनन नलिका का निर्माण होता है। मेसोडर्म के द्वारा प्रजनन तंत्र का निर्माण होता है, संवहन तंत्र का निर्माण होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का निर्माण होता है, नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है, और तिल्ली के निर्माण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। किसके निर्माण में सहायक होते हैं, तिल्ली के निर्माण की क्रिया में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक शेष बचा है वो है हमारा एंडोडर्म। ठीक है, कल हम आपसे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि एंडोडर्म, ठीक है, जो सबसे अंतिम जो चरण होती है, ठीक है, अंतिम जो जनन स्तर होता है। भाई 3 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपको एंडोडर्म के बारे में बताएंगे कि एंडोडर्म जो होता है वो मानव के अंदर कौन कौन से भ्रूणीय अवस्था में मानव के अंदर कौन कौन से अंगों का, अंग तंत्रों का या किन ग्रंथियों का, ठीक है, किन अंतःस्रावी ग्रंथियों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।